आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एटमॉस्फेयर एक थिक गैसेस होती है जो कि अर्थ के अराउंड सराउंड करती है सारी साइड से, और ये अर्थ के सरफेस से अटैच होती है ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा। और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पे, जो कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। एंड ये प्रोवाइड करती है जितनी भी नेसेसरी गैसेस हैं हमारी बायोस्फीयर के लिए। एंड ये फिल्टरिंग करती है जो हार्मफुल इनकमिंग सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, जैसे कि हमारी यूवी रेज हो गई। तो एटमॉस्फेयर में जो हमारी ओजोन लेयर है वो यूवी जो हार्मफुल रेज है उसको रोकती है। तो यही कहा गया है कि ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये फिल्टरिंग करने का काम करता है जो हार्मफुल जो इनकमिंग सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है सन से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सो डेट्स वाई एटमॉस्फेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी, जो हमारा अर्थ का बायोस्फेरिक इकोसिस्टम है। देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होना एनर्जी का अर्थ के सरफेस पे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब आ जाता है एटमॉस्फेरिक साइंस। अब एटमॉस्फेरिक साइंस क्या होता है? बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक साइंस होता है वो एक कंप्रहेंसिव स्टडी होती है एटमॉस्फेयर की, जिसको हम एटमॉस्फेरिक साइंस कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक साइंस की मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली आती है हमारी एरोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं जो केमिकल एंड जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड जो कॉम्पोजिशन होती है एटमॉस्फेयर की। देन दूसरी आती है हमारी मेटीरोलॉजी। इसमें हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के उसके करेक्टर और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। और ये जो स्टडी होती है वो एक इंडिविजुअल फिनोमेना पे बेस्ड होती हैं, जो भी मोशंस होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसमें हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। देन थर्ड हमारी जो ब्रांच आती है एटमॉस्फेरिक साइंस की, वो है हमारी क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हम ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी एक एटमॉस्फेरिक साइंस की भी ब्रांच है और एक ज्योग्राफी की भी ब्रांच है। एंड जियोलॉजी में भी इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये डील करता है सिस्टमेटिक एंड रीजनल स्टडी करना जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर एंड क्लाइमेट की जब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन की स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक एंड रीजनल बेसिस पे, तो इसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। यानी कि रीजनल की अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करना, और सिस्टमेटिक का मतलब है पूरे वर्ल्ड सिस्टम की स्टडी करना। यानी कि जब हम पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को स्टडी करते हैं तो डेट इज़ अ सिस्टमेटिक वे में हम स्टडी करते हैं। बट जब हम पूरे वर्ल्ड में किसी एक पर्टिकुलर वर्ल्ड के रीजन की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीका हो गया, तो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करते हैं, तो वो रीजनल क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आता है, जिसमें हम किसी रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं। देन अब क्लाइमेटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? जो क्लाइमेटोलॉजी है, इसमें जो गैसेस हैं वो पूरे अर्थ से सराउंड होती हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वाइल जो साइंस होती हैं जिसमें हम एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट होते हैं उसके करेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं डिटेल में, तो उसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। अब ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। किल्मा का मतलब होता है अर्थ का स्लोप, एंड लोगोस का मतलब होता है डिस्कॉर्स या उसकी स्टडी करना। यानी कि जो अर्थ में जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रही हैं, जो अर्थ में लैंडफॉर्म्स होते हैं, उसमें जितने भी क्या क्लाइमेट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें लैंडफॉर्म को शेप देने में क्लाइमेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन अब 2 डिफरेंट मेन स्कॉलर है जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी क्लाइमेटोलॉजी की, जिसमें जो फर्स्ट सबसे फेमस स्कॉलर है उसका नाम है क्रिसफील्ड। क्रिसफील्ड ने ये कहा कि क्लाइमेटोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्लाइमेट के नेचर के बारे में, उसके कॉजेस
एन इंटरप्रिटेशन करते हैं जो स्पेशल वेरिएशंस होता है, और उसका क्या एसोसिएशन है जो नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी है उसके एलिमेंट्स हैं। देन अब ऑस्टिन मिलर जो कि सेकेंड स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी कि क्लाइमेटोलॉजी चाहे एक साइंस की ब्रांच है जो कि डिस्कस करती है जो एवरेज कंडीशंस होती हैं वेदर की। अब क्लाइमेटोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला अगर हम एंशियंट पीरियड से शुरुआत करें तो क्लाइमेटोलॉजी की हिस्ट्री में एंशियंट पीरियड में जो ग्रीक जोग्राफर्स थे उन्होंने स्टडी एंड डिस्क्राइब किया एटमॉस्फेयर नेचर एटमॉस्फेरिक के नेचर के बारे में, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन हेल्थ एंड कल्चर पे। देन फिर आए हमारे हैप्रोकेटस जो कि 400 बीसी में आए, जब उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट लिखा एयर वाटर एंड प्लेस के बारे में, तो उन्होंने क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब किया कि क्या क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस होता है हेल्थ पे। देन थियोफेटस ने डिस्क्राइब किए जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे विंड के। देन एंशियंट ग्रीक का है जिन्होंने 3 टेम्परेट जोन को डिस्क्राइब किया जो कि लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, इन पे बेस्ड था। तो कौन कौन से 3 मेजर जोन्स बताए थे, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। देन जो नॉलेज थी उस समय पे वेदर एंड क्लाइमेट की 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव थी, बिकॉज जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्व डेटा एंड डिस्क्रिप्शन था वो उस समय पे इतना एडवांस नहीं था, वो सिर्फ नॉन प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स तक ही बेस था। देन अब आ जाता है हमारा पीरियड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। इस टाइम पे क्या हुआ कि क्लाइमेटोलॉजी को एक बूम मिला, ब्लूज हो गया 17th सेंचुरी में, जब इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे जिसको धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया ताकि क्लाइमेटिक वेरिएबल्स को मेज़र किया जा सके। अब जब इंस्ट्रूमेंट आए तो इससे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते थे और टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते थे। अब इसमें जब इन्वेंशन हुआ थर्मामीटर का, प्रेशर के की मेज़रमेंट के लिए बैरोमीटर का इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया जो कि टॉरेसिल द्वारा किया गया था 1643 में। देन जो अवेलेबिलिटी थी डेटा की टेम्परेचर से रिलेटेड या प्रेशर से रिलेटेड, फॉर्मुलेशन होना लॉस का, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में। देन फ्रैंकोइस बेकॉस ट्रेरिस ऑन विंड 1662 जो बॉयल्स लॉ आया एयर प्रेशर के बारे में एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में। हेडले सेल जो मॉडल आया ट्रॉपिकल सर्कुलेशन का 1735 में, जिसको हम हेडले सेल कहते हैं, जिसको हम डिटेल में फर्दर बाद में क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो ये सब जब एडवांसमेंट हुई, जब थ्योरीज मॉडल्स आए क्लाइमेट को लेके एंड जब इन्वेंशन हुआ इंस्ट्रूमेंट का, तो ये सब साइंटिफिक एनालिसिस के पीरियड में हुआ जो कि 17th सेंचुरी में हमारा आया था। अब एज ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन की बात करें जो कि 15 से लेके 16th सेंचुरी में आया था, जहाँ पे हमने इस टाइम पीरियड में हमने डिस्कवरी की, एक्सप्लोरेशन किए, जो नए नए एरियाज़ थे और उन एरियाज़ में क्या उन एरियाज़ के वेदर एंड क्लाइमेट के फीचर्स थे। और यहाँ पे हमने स्टडी की वेदर एंड क्लाइमेट की जो कि यूरोप के आउटसाइड था, जो कि पहले से स्टडी जो थी वो यूरोप तक ही सीमित थी क्लाइमेटोलॉजी की। बट जब एडवांसमेंट हुआ धीरे धीरे, तो जैसे जैसे डेट्स आती गई, डेट्स बढ़ती गई, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया तो उस समय क्या हुआ कि ये जो स्टडी थी वो अब सिर्फ यूरोप से तक ही नहीं सीमित थी, ये यूरोप से बाहर भी स्प्रेड होने लगा। तो अब क्लाइमेटोलॉजी का जो नॉलेज है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। देन अब आता है पीरियड ऑफ मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी, और ये आज के टाइम पीरियड का बात हो रहा है जो कि 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि क्लाइमेटोलॉजी रीच कर गई जब हमने, अब हम यहाँ पे अपर सर्कुलेशन की स्टडी करते हैं, जो वेदर फिनोमिना होते हैं, हम इन इंफॉर्मेशन को एडवांस टेक्निक से ऑब्टेन करते हैं। ये पीरियड मार्क करता है एडवांसमेंट होना टेक्निक्स का, जिससे कि हम डिटेल में रेगुलर क्लाइमेटिक डेटा को
ऑब्टेन कर सकते हैं, एक एक्यूरेट क्लाइमेटिक डेटा को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देन कंसंट्रेशन होने लगा, जो क्लासिफिकेशन था वर्ल्ड के क्लाइमेट का, कंसंट्रेशन होने लगा क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग आया। देन इंटरनेशनल जो कॉपरेशंस बनाई गई क्लाइमेट को लेके, लाइक अगर हम आईपीसीसी की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल प्लानर फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये सब जो कोऑपरेशंस बनाई गई थी, इसका मेन मोटिव क्या था बनाने का, ताकि हम फ्यूचर के जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं लोकल, रीजनल या ग्लोबल लेवल पे, उसको हम टैकल कर सकें, जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है क्लाइमेट चेंजेस को लेके, जो कि कॉज्ड हो रही है किसके द्वारा, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के द्वारा, यानी कि ह्यूमन मेड जो फैक्टर्स होते हैं उसके द्वारा। तो आज के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, और बहुत सारी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, जिसमें से जो हमने वन ऑफ देम बताया वो है आईपीसीसी। देन अब आता है कि क्लाइमेटोलॉजी का क्या नेचर है, जो हम क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं और क्या रिलेवेंस है क्लाइमेटोलॉजी का, इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेचर एंड जो स्कोप है क्लाइमेटोलॉजी का उसमें। तो हम पहले नेचर एंड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं। तो जो नेचर है क्लाइमेटोलॉजी का, इसमें हम स्टडी करते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं किसी भी रीजन की, जो कि रीजनल क्लाइमेटोलॉजी के अंदर भी आता है। अब दूसरा आता है कि क्लाइमेटोलॉजी चाहे एक प्राइम ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, नेचर ऑफ रिलीफ, ड्रेनेज पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, विंड एंड ओशन करंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। और इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए जो भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हो रहे, क्लाइमेटिक वेरिएबल हो रहे हैं, ये सब जोग्राफिकल प्रिस्क्रिप्शंस के पॉसिबल नहीं है। अगर जोग्राफिकल नॉलेज हमारे पास नहीं होगी तो हम क्लाइमेटिक वेरिएबल्स की स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द जोग्राफिकल परसेप्शंस। तो हमें जोग्राफिकल नॉलेज होने की भी बहुत ज़रूरत है, तभी हम क्लाइमेटोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। विदाउट जोग्राफिकल नॉलेज देयर इज़ नो रिलेवेंस टू स्टडी द क्लाइमेटोलॉजी, and there is no climatology without geography. Then थर्ड इज स्टडी करना वेरिएशन एंड जो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरियस जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स होते हैं सच एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्लो ऑफ एनर्जी, इंसोलेशन, विंड सर्कुलेशन, एयर मासेस एटसेट्रा। तो क्लाइमेटोलॉजी क्या है, एक डायनेमिक है नेचर में। जो वेदर एंड क्लाइमेट है वो स्टैटिक फिनोमेना नहीं है किसी भी प्लेस की किसी भी टाइम पे। जब हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं इसके बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स को लेके, तो क्लाइमेट अफेक्ट करता है अर्थ के सरफेस को, जो वाटर बॉडीज होती हैं, सॉइल, वेजिटेशन, एनिमल एंड मैन को डायरेक्टली। और ये ब्रिंग करता है जो प्रोसेसेस होते हैं लाइक वेदरिंग एंड इरोजन। अब आता है कि हम क्लाइमेटिक इसमें सिस्टम की स्टडी करते हैं, लाइक उसके फिजिकल एलिमेंट, उसके प्रोसेस को लेके, क्लाइमेटिक पैटर्न, एप्लीकेशन। और जो क्लाइमेटोलॉजी है वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में, क्योंकि इसकी स्टडी मल्टीपल डिसिप्लिन्स में होती है और ये मल्टीपल डिसिप्लिन्स की ब्रांच है। तो इसका रिलेशन जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ है, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, मेटीरियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। बट जो मेन जो सब्जेक्ट की ये ब्रांच है वो फिजिक्स के अंदर आती है। देन ये इन्वॉल्व होती है स्टडी करना जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं जो कॉजेज ऑफ वेरिएशंस होते हैं, जो हीट बजट ऑफ अर्थ हो गया। तो इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। देन आ जाता है हमारा अब स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। जो कंटेंट एंड जो स्कोप है किसी भी डिसिप्लिन का, वो इसकी एम एंड ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इसकी हम क्यों स्टडी करते हैं। तो जो जो स्कोप है एंड जो कंटेंट है क्लाइमेटोलॉजी का, उसको हम मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की। तो पहली आती है हमारी फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, जो कि डील करती है इंटरप्रिटेशन करना फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन होना, एक्सचेंज ऑफ एयर सर्कुलेशन, हीट एंड क्लाइमेटोलॉजी। दूसरा आता है हमारा रीजनल क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होना वर्ल्ड के क्लाइमेट का। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन हम वर्ल्ड को 3
सॉरी 4 मेजर रीजन्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट आता है वो आता है हमारा माइक्रो क्लाइमेट। ये वेराई करता है साइज फ्रॉम 1 मीटर टू 100 मीटर तक हॉरिजॉन्टली एंड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस 100 मीटर तक वर्टिकली। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेट कि अगर हम किसी भी सिंगल क्रॉप फील्ड के क्लाइमेट को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी एक सिंगल हाउस होल्ड को या किसी एक एरिया को जो कि एक सिंगल ट्री के अराउंड है, तो जब हम उसको स्टडी करते हैं और उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा माइक्रो क्लाइमेटिक स्टडी के अंदर आता है। और इसमें और ये आल्सो एक पार्ट है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का भी। देन आता है हमारा मीजो क्लाइमेट जो, और जो हमारा माइक्रो क्लाइमेट है वो हमारा अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि जो जो एप्लीकेशंस है क्लाइमेटोलॉजी का, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट अपने यूज़ में यूज़ कर रहे हैं स्टडी करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे सिंगल क्रॉप फील्ड की बात की, तो एग्रीकल्चर में हम क्लाइमेटोलॉजी के एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई इट्स इंक्लूड इन द पार्ट ऑफ अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। देन वी हैव मीसो क्लाइमेट। मीसो क्लाइमेट क्या होते हैं? मीसो क्लाइमेट जो होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट होता है वो 100 मीटर से 20 किलोमीटर तक होता है, एंड वर्टिकल एक्सटेंट जो होता है ग्राउंड सरफेस से वो 6 किलोमीटर तक होता है एटमॉस्फेयर में। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्लाइमेट हो गया गंगा डेल्टा का, कोंकण कोस्टल प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, सुंदरबन डेल्टा हो गया, देन रावा प्लेट्यू हो गया, एटसेट्रा। देन आता है हमारा माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट को हम जियो क्लाइमेट और जोग्राफिकल क्लाइमेट भी कहते हैं, और जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, और सर्वल 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है, और जो वर्टिकल एक्सटेंट होता है ग्राउंड सरफेस से वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम किसी भी जो कंट्री के क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, या किसी कॉन्टिनेंट की, लाइक यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो ये सब हमारी माइक्रो क्लाइमेटिक स्टडी के अंदर आता है। और इसको हम 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, डेट इज डिस्क्रिप्टिव क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा आता है हमारा सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी। जो डिस्क्रिप्टिव क्लाइमेटोलॉजी, इसमें हम क्लाइमेटिक करेक्टर्स की स्टडी करते हैं ग्राउंड के सरफेस की, एंड जो सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी, इसमें हम डोमिनेंट जो पैटर्न्स होते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये बेस्ड होता है जो अप्रोच है एनालिसिस का। देन आता है हमारा लोकल क्लाइमेट। अब लोकल क्लाइमेट में क्या होता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता है वो 100 मीटर से 1000 मीटर तक होता है, एंड ये वर्टिकली होता है ग्राउंड सरफेस से अप टू 1000 मीटर तक। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फॉरेस्ट कवर का क्लाइमेट हो गया, या ऑर्चर्ड हो गया, ये विलेज हो गया, या अर्बन एरिया हो गया, तो ये लोकल एरिया की बात करता है। तो जब हम किसी भी लोकल एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन की स्टडी करते हैं तो वो लोकल क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आता है, यानी कि हम लोकल क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हैं किसी भी एरिया की, किसी भी लोकल एरिया की, लाइक अर्बन एरिया की अगर हमने बात की, अर्बन एरिया में अगर हम मुंबई रीजन ले लें, दिल्ली रीजन जो अर्बनाइज एरिया है, तो उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो वो लोकल क्लाइमेट के अंदर आते हैं। देन थर्ड जो ब्रांच है वो है हमारी अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम मेनली, जो हमने पहले भी बात की कि अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में हम मेनली क्या स्टडी करते हैं, जो एप्लीकेशंस होती है क्लाइमेट की, और इसकी नॉलेज का हम यूज़ करके जो वेरियस प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी की जो कि वो फेस कर रही हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए इसकी एप्लीकेशंस का हम यूज़ करते हैं। या किसी भी रीज़न है, लाइक एग्रीकल्चर में जो हमने बात की कि अगर हमें क्रॉप उगानी है तो उसमें हमें क्लाइमेट की नॉलेज चाहिए कि हमें किस सीज़न में कब क्रॉप उगानी चाहिए, तो इसमें हम क्लाइमेट के एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं स्टडी करने के लिए जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब हमारी अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में आती हैं, और इसको हम फर्दर 2 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा बायो क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं जो इफेक्ट होता है क्लाइमेटिक कंडीशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, एंड दूसरा आता है हमारा सेटेलाइट क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम क्लाइमेटिक डेटा की बात करते हैं जो कि हमने सेटेलाइट से ऑब्टेन किया है। तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो दैट्स वाज अंडर सेटेलाइट क्लाइमेटोलॉजी। सो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम
और भी डिटेल से जानेंगे क्लाइमेटोलॉजी को, और इसमें हम अब क्लाइमेटोलॉजी के जो वेरियस टॉपिक्स हैं उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।